डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इनके बारे में मैंने बताया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए गाउस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या है और वो किस किस के बीच में रिलेशन स्थापित करती है, इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ में डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, और उसके बाद में गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये इसके बारे में हम जानकारी आज वो करेंगे। तो मैं सबसे पहले गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को लेता हूँ। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है? तो इसके लिए माना किसी सदिश क्षेत्र A में एक आयतन V काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। आयतन V को असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल फ्लक्स उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होता है, अर्थात इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ए डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ ए एस डॉट ए आई डॉट डी आई। इसको इक्वेशन 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन किसी आयताकार अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है? ए आई डॉट डी आई वेक्टर इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस इक्वल टू डेल डॉट ए आई इंटू डी वी आई। तो यहाँ ये जो इक्वेशन 2 है वो निर्गत फ्लक्स का मान बतलाता है। यहाँ डी वी आई अल्पांश आई वे का आयतन है। अब समीकरण 1 व 2 को यदि हम वो कर देते हैं तो ये क्या आ गया? इंटीग्रल एस ए डॉट डी ए इक्वल टू समेशन डेल डॉट ए आई इंटू डी वी। यदि डी वी आई टेंस टू 0 तो उपरोक्त समीकरण के योग को समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जो सिग्मा है, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 के द्वारा मैं लिख सकता हूँ, अर्थात समाकलन ओवर होल सरफेस एस ए डॉट डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम वी डेल डॉट ए इंटू डी वी, इक्वेशन 3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अतः किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। इसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। पुनः किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। इसे गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता हम समझ सकते हैं कि इसके द्वारा किसी सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में या आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्युत्क्रम वर्ग के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति है। तो उसके लिए मान लिया कि कोई ये ओ बिंदु पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q स्थित है
और इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ S द्वारा ये परिबद्ध है। अब संपूर्ण पृष्ठ S को क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटा जा सकता है, जैसा कि इसके अंदर यहाँ P के द्वारा मैंने लिख दिया है। इनमें से कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश P पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल ds है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। प्लस q अर्थात बिंदुवत आवेश से अल्पांश P की दूरी सपोज करो कि r है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम से अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? E के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लिया क्या है, ये E के द्वारा इसको लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जो E है वो E का मान क्या होगा? E का मान क्या होगा? E का मान यहाँ इसकी सहायता से लिख सकते हैं कि E इक्वल टू वन अपॉन 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ OP के अनुदेश एकांक सदिश क्या है? r कैप है। जैसे उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ जो पृष्ठ के लंबवत होता है तो वो r कैप है। क्षेत्रफल अल्पांश dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू कितना हो गया? E डॉट ds। तो ऐसी स्थिति में या डी फाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर r कैप डॉट ds। इक्वेशन 2 के द्वारा इक्वेशन 1 से और किसकी वैल्यू रख दी? E की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। E की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो अब यहाँ इसको चूंकि यदि आर कैप तथा ds के मध्य कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में r डॉट ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? ds कोस थीटा। यहाँ ये इक्वेशन अपने को मिल जाती है। या डी फाई इक्वल टू, इनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डी फाई इक्वल टू इक्वेशन 3 हमें मिल जाती है, अर्थात 1 अपॉन 4πε इंटू क्यू ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। परंतु घनकोण की परिभाषा से डी ओमेगा क्या होता है? डी ओमेगा इक्वल टू घनकोण डी ओमेगा इक्वल टू ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा इसको लिखते हैं घनकोण की परिभाषा से। इसलिए क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इक्वल टू जैसा ऊपर लिखा था Q अपॉन 4πε इंटू डी ओमेगा के द्वारा लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स के सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस S डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस S क्यू अपॉन 4πε इंटू डी ओमेगा। क्यू अपॉन 4πε बाहर आ जाता है तो उससे अपने पास में मिल जाता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε इंटू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस S इंटू डी ओमेगा। ये इक्वेशन 5 के रूप में मिल जाता है। परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस S डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 4π होता है। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन 6 हमें प्राप्त हो जाती है, अर्थात फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अतः किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स इससे परिबद्ध आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणे के बराबर होता है। अर्थात निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। इसे गाउस का नियम कहते हैं। तो गाउस का नियम क्या होगा? अर्थात Q अपॉन फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ये गाउस का नियम है। नेक्स्ट अब देखिए गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म।
अब डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे, अवकल रूप में गाउस का नियम किस तरह से वो करते हैं। मान लिया Q1, Q2, Q3 ये क्या है, आदि आवेश एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध हैं। इसलिए परिबद्ध आवेश की कुल मात्रा Q इक्वल टू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगी। यदि इन आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस ई डॉट डी ए। और इसलिए गाउस के नियम से फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन 2 के द्वारा इसको लिख देते हैं। यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो, समरूप वितरित हो और आयतन आवेश घनत्व रो है तो, आवेश घनत्व रो है तो रो का मान कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा, जिसको इक्वेशन 3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। या इसी से क्या कर सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम वी रो इंटू डी वी, ये इक्वेशन 4 के द्वारा लिख देते हैं Q की वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 4 को समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिल जाता है, फाई इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन और होल वॉल्यूम वी रो इंटू डी वी, इक्वेशन 5 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय अनुसार विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने पर, अर्थात इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस ई डॉट डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम वी डेल डॉट ई इंटू डी वी, इक्वेशन 6 के द्वारा ये गाउस प्रमेय डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन 5 व 6 की तुलना करने पर रो डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन 7 हमें ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये जो इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 7 समीकरण गाउस का प्रमेय का अवकल रूप के रूप में ये जानी जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।